हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, नाणाकी हिसाबी पद्धति 1। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, बिन व्यापारी संस्थान हिसाबों, जहाँ पर हमने इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो समझा था। इसमें आने वाले जो इनकम एक्सपेंडिचर है, जो खर्च उसका क्लासिफिकेशन समझा था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में आने वाले जो 2 अकाउंट है उसका बेसिक फॉर्मेट भी हमने क्लियर किया था। इसलिए वो फर्स्ट वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे आज का सम समझने आपको आसानी रहेगी। आज हम क्या करें, आज हम प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर गुजराती मीडियम की बुक है, लेकिन मैं इंग्लिश गुजराती दोनों में ही समझाने वाला हूँ। इंग्लिश में बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी राइट डाउन कर लीजिए, जिससे दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इजीली समझ पाएंगे। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम उपज खर्च खातों, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और उसके बाद बनने वाला पाकू सरयू बैलेंस शीट बनाना हम सीखेंगे। और इन्फॉर्मेशन किस टाइप की दी हुई है, जहाँ पर हमें काचू सरयू ट्रायल बैलेंस दिया गया है और यहाँ पर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन वधारानी माहिती भी दी गई। तो इसके बेस पर कैसे हम इनकम एक्सपेंडिचर और उसका बैलेंस शीट पाकू सरयू कैसे बनाना है वो बनाना सीखेंगे। और आने वाले अदर टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते रहेंगे, तो सब वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए अब सम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, सबसे पहले हम लोग इस सम्स को सॉल्व करने का बेसिक तरीका कि जो वार्षिक हिसाब जो होता है हमारा फाइनल अकाउंट, उसकी तरह ही हमको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो जो हमें सबसे पहले जो वधारा की माहिती दी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिस चीज़ पर है उस पर पहले टिक कर लीजिए, क्योंकि उसकी अमाउंट डायरेक्ट हम लोग बाहर नहीं करेंगे, उसके अंदर प्लस माइनस करने के बाद उसकी अमाउंट हम फाइनल अकाउंट में लिखेंगे। तो हम जितने भी नाम दिए उस पर मैंने पहले से टिक किया, जैसे सैलरी पर टॉपिक दिया, फर्नीचर पर टॉपिक दिया, लवाजम सब्सक्रिप्शन का दिया हुआ, इन्वेस्टमेंट का, जो हमारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, तो जिस पे हवाला एडजस्टमेंट है उस सब पे टिक कर लेना है। ठीक है, तो टिक जरूर कर लीजिए। उसके बाद हम एंट्री स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसकी डबल एंट्री होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अकाउंट पहले से क्रिएट किया हुआ है। तो सबसे पहले बेसिक बता दूं, यहाँ पर कौन सी एंट्री होगी, जो हमारे रेवेन्यू टाइप के जो भी रहेंगे, एक्सपेंस और इनकम, खर्चा और आवक जो महसूल है वो यहाँ पे होगा। और बाकी जो भी बचा वो हमारा चाहे लायबिलिटी हो, एसेट्स हो, या फिर हमारा कैपिटल टाइप का क्यों ना, मूडी टाइप का भी टॉपिक इसी में आएगा। वो बैलेंस शीट पाकू सर्वे में आने वाला है। तो स्टार्ट करें। इसको हम प्रॉफिट लॉस, नफा नुकसान की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें उधार बाकी, जमा बाकी दिया गया, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो ये हमारा एक तरह का देखा सारे एक्सपेंस हो गए, या तो हमारी एसेट्स की बाकी दी गई होगी, ये हमारी लायबिलिटी होगी, या तो हमारी इनकम होगी, या तो आवक होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री दी गई है मूडी भंडोल कैपिटल फंड। तो सबसे पहले ये एंट्री जरूर दी गई होगी, क्योंकि ये एंट्री फर्स्ट हम बैलेंस शीट पाकू से में लिखते, अगर नहीं दी तो हमें फाइंड आउट करना को रहता, जो हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। तो 3,24,000 इसकी अमाउंट दी गई है। तो याद रखिएगा, बैलेंस शीट में हमें लायबिलिटी साइड लिखना रहेगा, इसकी अमाउंट अंदर लिखिए, क्योंकि इसमें प्लस माइनस करने के बाद फाइनल अमाउंट आउटसाइड की जाती है। इसमें प्लस माइनस क्या होता है वो हम समझेंगे। ठीक है, मूडी भंडोल जो अमाउंट दी गई थी 3,24,000 अंदर लिखिएगा। उसके बाद अगली एंट्री दी गई हमारा पगार, सैलरी दिया गया है 24,800, जो हमें कहाँ पर आएगा, एक्सपेंस, क्योंकि उधार की सारी की एंट्री, हमें उधार की एंट्री एक्सपेंस खर्च की तरह उधार से लिखनी है, और जमा की एंट्री हमको इनकम समझ कर लेना है, उसमें कोई कन्फ्यूजन रहेगा नहीं। तो सैलरी पगार अंदर लिख रहे, क्योंकि इस पर क्या दिया गया था, हवाला एडजस्टमेंट दिया गया था। उसके बाद दिया तार टपल का खर्चा, पोस्टेज एक्सपेंस जो दिया गया है 2,880, इस पर कोई हवाला नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट आउटसाइड हम उसको कॉलम में लिख देंगे, जो टपाल का खर्चा दिया गया है। नॉर्मल हम लोग पीएनएल की तरह ही सॉल्व कर रहे हैं, कुछ नया है नहीं। आगे टॉपिक दिया रोकड़ सिलक, कैश बैलेंस दिया गया, ये हमारा एसेट्स होता है, मिलकर होता है, इसलिए लायबिलिटी, सॉरी हमारा बैलेंस शीट में आएगा जो हमारा कैश बैलेंस है, कैश और बैंक बैलेंस जो हमारा यहाँ पर एसेट्स होता है, तो इसलिए हमें बैलेंस शीट में लिखना रहेगा रोकड़ सिलक, जो अमाउंट दी गई थी 28,800 की। उसके बाद नाम दिया गया फर्नीचर, फर्नीचर पे हवाला एडजस्टमेंट दिया गया, जो डेप्रिसिएशन का टॉपिक दिया गया, तो इसकी अमाउंट लिखते हैं, एक भी अमाउंट करेक्ट कर लेते हैं। कैश का दिया था 12,000 दिया गया था, तो कैश को करेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा 12,000 का अमाउंट है। फर्नीचर का अमाउंट दिया गया 28,800 का, ये भी हमारे एसेट्स होती है। फर्नीचर हमारा एसेट्स, फर्नीचर, इस पे एडजस्टमेंट दिया गया, तो इसकी रकम हम अंदर की साइड लिखेंगे, कंप्लीट करने के बाद इसको आउटसाइड करेंगे। उसके बाद दिया मकान, बिल्डिंग। ठीक है, अब बिल्डिंग पे कोई हवाला नहीं, तो डायरेक्ट सीधा का सीधा ऐसे हम आउटसाइड लिख देंगे, जो हमारा बिल्डिंग का अमाउंट दिया गया था, बिल्डिंग मकान दिए 2,16,000
1000। एंटर जो देखिएगा क्लियर हो जाएगा टॉपिक। अगला टॉपिक दिया गया लवाजम सब्सक्रिप्शन। ये हमारी क्या होती है, इनकम होती है, समझने की जरूरत नहीं, आपको जमा साइड दिया वाला इनकम ही है हमारी, और ये सबसे बड़ी इनकम इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन की होती है। इनकम साइड जमा है तो जमा साइड लिखिए, उधार है तो उधार साइड लिखिए, इसमें कुछ ज़्यादा समझने की बात ही नहीं है। सब्सक्रिप्शन लवाजम, अभी इसमें हवाला दिया गया तो इसको अंदर की साइड लिखेंगे, बाकी हवाला हम एंड में सोल्व करें, पहले सारी एंट्री कर लेते, सिंगल एंट्री जी जिसकी, फिर हम हवाला सोल्व करेंगे। उसके बाद दिया गया मैंने प्रवेश फी, एंट्रेंस फी दिया। अभी इस बात पर ध्यान से समझिएगा, इस पर हवाला अगर ना दिया तो इसको टोटल रेवेन्यू वाला समझ लेना है। ये किस टाइप का रेवेन्यू टाइप का आपको समझना है, महसूल टाइप का समझना है, जो हमारा यहाँ पर कंप्लीट एंट्री आएगा। लेकिन इस पर हवाला दिया गया जो क्लियर करने के लिए कि कितनी अमाउंट, जो हमारी मूडी वाली टॉपिक है, कैपिटल कितने है, तो उसमें अर्धी हाफ अमाउंट बताया गया। हाफ जो है वो मूडीकृत कैपिटलाइज करना है तो 50% हो जाएगा रेवेन्यू और 50% हो जाएगा कैपिटल वाला बन जाएगा। ठीक है, महसूली और हमारा कैपिटल वाला टॉपिक बन जाएगा। कितना अमाउंट दिया गया 8640। जमा साइड तो आपको समझ में आ गया होगा, जमा साइड ही लिखना है। जो हमारा एंट्रेंस जो फीस हमको मिली है, प्रवेश फीस, लेकिन कितना परसेंट लिखना 50%, जो हमारा यहाँ पर रेवेन्यू वाला बनेगा, महसूली वाला बनेगा, जो अमाउंट आएगा 4320। अब बाकी 50% जाएगा का, बाकी 50% जो हमारा कैपिटल का टॉपिक है, मूडी वाला टॉपिक है, वो यहाँ पर बैलेंस शीट में आएगा, लायबिलिटी में कैपिटल फंड में प्लस हो जाएगा। कहाँ प्लस होगा, कैपिटल फंड में प्लस हो जाएगा। जो प्रवेश फीस एंट्रेंस वाला है वो जो अमाउंट वही सेम इट आएगा 4320। ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कैपिटल में कौन कौन सी अमाउंट प्लस होती है। 2-3 चीज़ें प्लस होती, कुछ ज़्यादा होती नहीं। इसके बाद हमारा जो डोनेशन या चैरिटी दान सखावत होता है, और हमारा जो आंसर आएगा, ठीक है, फर्स्ट अकाउंट का, वो यहाँ पे प्लस माइनस होगा, और कुछ ज़्यादा एंट्री आती नहीं है। इसके बाद अगला दिया है दान डोनेशन। जैसे मैंने कहा दान डोनेशन डायरेक्ट हमारा कैपिटल वाला टॉपिक होता है, मूडी वाला, जो हमें डायरेक्ट क्या करना है, कैपिटल फंड में ही प्लस करना है। जो बड़े बड़े टॉपिक होते हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर प्लस हो जाते हैं कैपिटल फंड के अंदर। बाकी सब हम इंडिविजुअल लिखते हैं। जो अमाउंट दिया गया था 37,440। अगला टॉपिक दिया शिक्षण फंड, एजुकेशन फंड। तो ध्यान से समझिएगा, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई फंड दिया गया, वो हमारा कैपिटल टाइप का होता है, मूडी टाइप का होता है, तो ये हमारा लायबिलिटी में आएगा। ठीक है, जो हमारा अमाउंट दिया गया 72,000, और इसको भी अंदर लिख रहे हैं क्योंकि इसके नाम की और सारी एंट्रियाँ भी दी गई है। जब भी कोई स्पेसिफिक नाम से दिया गया, जैसे कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से कोई फंड मिला है, ठीक है, अलग अलग टॉपिक के लिए दिया गया फंड हमेशा लायबिलिटी साइड लिखिए, क्योंकि हमारा कैपिटल वाला होता है, और इसी के अंदर जो भी यूज़ होगा, जो इनकम आएगी या जो हम खर्चा करेंगे, इसी में प्लस माइनस हम करेंगे, तो इसकी अमाउंट को हम क्या लिखेंगे, अंदर लिखना, अभी आउटसाइड करना नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस इसमें होगा। उसके बाद अगला नाम दिया गया, हमको दिया बैंक में फिक्स डिपॉजिट, एफडी की अमाउंट है, हमारा क्या होगा, एसेट्स होगा, मिलकत, इसलिए उधार साइड दिया गया 48,000। ठीक है, बैंक में फिक्स डिपॉजिट है, शॉर्टकट एफडी लिख दूंगा तो भी समझ जाएंगे आप लोग। फिक्स डिपॉजिट जो अमाउंट दिया गया था 48,000। जो मैनेजमेंट टॉपिक रहेगा वो डिटेल में समझूंगा, बाकी हमको एंट्री ही करना है। इन्वेस्टमेंट रोकाण की बात की, जिस पे हवाला दिया गया, अमाउंट अंदर लिखेंगे, लेकिन ये हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है, मिलकत होता है, ये यहाँ पर लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो हमारा मिलकत होता है, इन्वेस्टमेंट रोकाण, जो अमाउंट दिया गया 53,760 रुपीज़। उसके बाद अगला टॉपिक दिया गया है रम्मत गम्मत ना साधनों, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। जैसे जैसे आप एंट्री करो वैसे आपके मार्क बनते जाएंगे। ये भी इक्विपमेंट लिखा, साधन तो हमारा एसेट्स होगा। इसके ऊपर हम लोग को डेप्रिसिएशन घसारा दिया गया है, इसको हमको लिखना है, अंदर की साइड लिखना है, डेप्रिसिएशन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं जो हमारा स्पोर्ट्स का जो इक्विपमेंट है वो रम्मत ना साधनों, शॉर्टकट लिखा, आई होप क्लियर हुआ होगा। अमाउंट दी 1,32,000। उसके बाद का एंट्री दिया गया, यहाँ पर ध्यान देना, सबसे मैंने यही खरीदी बताया, परचेस बताया गया, जो हमने साल के बीच में खरीदा ना साधन, जो इक्विपमेंट, वो बताया गया तारीख के साथ। तारीख इसलिए दी है जिससे वो डेप्रिसिएशन सही से हम गिन पाए। तो परचेस खरीदी को कुछ नहीं करना, उसी के साथ प्लस कर देना, इंक्रीज हुआ, उसको વધાरा बोलते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट के अंदर ही क्या करना है, प्लस कर देना। आप चाहो तो परचेस करके लिखोगे तो भी चलेगा, या વધાरा करके भी आप लिख सकते हैं। बाकी परचेस खरीदी लिखिए तो कोई टेंशन नहीं है, सेम इट इज आपको समझ में आएगा। 27,840 क्लियर हो रहा होगा एंट्री। इसके बाद अगला टॉपिक दिया गया, एंट्री बहुत सारी दी क्योंकि ऐसे सम्स लिया गया जिसमें मैक्सिमम एंट्री आ जावे, जिससे आपको क्लियर हो पाए। फर्नीचर नहीं खरीदी, जैसे फर्नीचर का अमाउंट है उसी तरह फर्नीचर की खरीदी भी बताया गया, तो खरीदी को उसी में क्या करना है, आपको प्लस कर देना है 12,000। जैसे स्पोर्ट्स वाला टॉपिक था, इसी तरह यहाँ पर फर्नीचर भी हमने साल के बीच में एक्स्ट्रा खरीदा है। तारीख को जब ध्यान लेंगे, जब हम उसका डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे तब।
अगली एंट्री दी गई है यहाँ पर सेक्रेटरी का जो मानद वेतन है, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ठीक है। सिंपल है, डेबिट साइड है तो खर्चा ही होगा, डायरेक्ट खर्चा प्रॉफिट लॉस की तरह इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर, एक्सपेंस के अंदर हमको एंट्री कर देना है। जो ऑनरेबल टू सेक्रेटरी दिया गया है, शॉर्टकट लिखूंगा तो भी समझ जाएगा, सेक्रेटरी का जो मानद वेतन दिया गया 28,000। उसके बाद दिया गया परचूर्ण खर्चा, जो सन्ड्री एक्सपेंस है, सीधा सीधा हमारा हो जाएगा रेवेन्यू टाइप का। जो रेगुलर बेस होता है वो हमारा रेवेन्यू होता है, ठीक है। नाम से आप समझ जाएगा, इसलिए डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं कि कौन सा खर्चा क्या है। सन्ड्री एक्सपेंस परचूरण खर्चा 7,680। उसके बाद का नाम दिया गया समारकाम, रिपेयरिंग, जो भी रेगुलर बेस पर होता रहता है, ये भी हमारा रेवेन्यू टाइप का ही खर्चा है। रिपेयरिंग का खर्चा है, समारकाम का खर्चा जो दिया 1,920। उसके बाद का नाम दिया गया है रोकाणों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब समझिएगा ये इनकम है, ठीक है। तो आपको करना क्या, डायरेक्ट इसकी एंट्री आपको यहाँ पर प्रॉफिट लॉस की तरह समझकर इसी में इनकम साइड आपको कर लेना, वहाँ जाके प्लस नहीं करना, क्योंकि हवाले में दिया होता ना, एडजस्टमेंट में दिया होता तो इन्वेस्टमेंट में जाके प्लस होता, लेकिन ट्रायल बैलेंस में दिया तो इसकी एक ही एंट्री होती है। तो इसको डायरेक्ट इनकम समझकर आपको इनकम साइड लिख देना रहेगा। जो हमको मिला है, इंटरेस्ट मिला है ऑन इन्वेस्टमेंट पर, इन्वेस्टमेंट पर जो इनकम मिला है वो रोकाणों ब्याज 5,440। उसके बाद यहाँ पर दिया गया शिक्षण फंड रोकाण पर आवक। यहाँ पे नाम से समझ पा रहे हो कि यहाँ पे अगेन शिक्षण फंड का यूज़ किया गया एजुकेशन, तो इसकी अमाउंट उसी में प्लस माइनस आपको करनी रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया कोई स्पेसिफिक फंड के लिए जो मिलता है हमको, उसकी जितनी भी एंट्री उसी में प्लस माइनस करना रहेगा। तो ये आवक है, इनकम मिला है, तो ये इनकम आपको क्या करना है, वहीं पर लायबिलिटी के अंदर, इस फंड के अंदर क्या करना है, प्लस कर देना। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा आवक, हमें इनकम हो रही, तो इस फंड में क्या हो जाएगा, વધારો हो जाएगा। अमाउंट दिया गया था 6,720। अगर अमाउंट आगे पीछे तो उसको करेक्ट जरूर कीजिएगा। अगला टॉपिक दिया गया कैंटीन की आवक, ठीक है। कैंटीन की इनकम दी गई है, रेगुलर बेस पर होती रहेगी, तो ऐसा कैसा हमारा इनकम एक्सपेंडिचर माना जाए, उपज खर्च में आएगा, रेवेन्यू टाइप का खर्चा है हमारा। कैंटीन की जो इनकम दी गई, शॉर्टकट लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे। अमाउंट दी गई है 62,400। उसके बाद यह परचूरण, जैसे हमारा खर्चा था वैसे हमारा इनकम है, परचूरण उपज सन्ड्री इनकम, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, इनकम की साइड लिख देंगे सन्ड्री जो इनकम हुई है वो परचूरण आवक। अमाउंट दी गई थी हमको 4,400। उसके बाद अगला टॉपिक दिया पश्चिमी वेचाण, जो हमने स्क्रैप को सेल किया, जो रेगुलर बेस पर होता रहता है, लेकिन जो दूसरे सेल्स होते हैं जो हमारे मिलकत एसेट्स के होते हैं वो कभी कभी होते हैं, ठीक है। तो ये सेल्स की एंट्री हम इनकम साइड कर देंगे, सेल्स ऑफ स्क्रैप पश्चिमी वेचाण। अमाउंट दी 960 रुपीज़। उसके बाद का दिया गया मनोरंजन, एंटरटेनमेंट की इनकम दी गई है, ये भी हमारा रेगुलर बेस पर होता है, तो ये भी हमारा रेवेन्यू टाइप का ही होगा। शॉर्टकट लिखूँगा आप समझ जाएगा, जिससे हमारा टाइम से हो जाएगा। मनोरंजनी आवक जो हमारे रेगुलर बेस पर होने की वजह से रेवेन्यू बन जाएगा। इसके बाद दिया गया सामयिकनु लवाजम, जो सब्सक्रिप्शन हम करते हैं हमारे अलग अलग मैगजीन का, न्यूज़पेपर का, वो सब भी हमारा एक तरह का खर्चा होता है जो रेगुलर बेस पर होता रहता है, जो हमारा रेवेन्यू बन जाता है, ठीक है। सामयिकनु लवाजम जो मैगजीन या न्यूज़पेपर का हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो वाला टॉपिक है ये। अमाउंट दी गई थी 6,480। उसके बाद अब देखिए अगेन शिक्षण फंड का यूज़ किया गया है, एजुकेशन फंड, यहाँ पे हमने उसमें से स्कॉलरशिप दी है, ठीक है। ये हमारा खर्चा है, हमने स्कॉलरशिप उसमें से स्टूडेंट्स को दी होगी या मेंबर्स को दी होगी, जो भी है, तो ये हमको क्या करना है, वहीं पर जाके लायबिलिटी में उसी टॉपिक में क्या करना है, माइनस कर देना जो हमने स्कॉलरशिप दी है। तो हमारा खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, इसके लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। आई होप ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। उसके बाद अगेन अगला टॉपिक दिया हमने इन्वेस्टमेंट किया है शिक्षण फंड के अंदर, ठीक है, एजुकेशन फंड के अंदर। तो यहाँ पे देखिए रोकाण लिखा है, इन्वेस्टमेंट लिखा है, तो ये लायबिलिटी नहीं है हमारा, ये हमारा एसेट्स मिलकत बनता है, तो इसको मिलकत की साइड लिखना है। अगेन किसी स्पेसिफिक फंड के लिए तो मूढ़ीकृत होगा, लेकिन हमारा एसेट्स है। जो एजुकेशन फंड में हमने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, वो एंट्री है। शिक्षण के अंदर क्या किया है, उस फंड में हमने रोकाण किया है 72,000 का, जो हमारा एसेट्स मिलकत की साइड आएगा। उसके बाद अगला नाम दिया कैंटीन का रेगुलर खर्चा, जैसे आवक हो रही है वैसे कैंटीन का खर्चा भी हो रहा है, जो हमारा रेगुलर बेस पे होने के जैसे रेवेन्यू वाला ही खर्चा बनेगा। जो कैंटीन का एक्सपेंस है वो लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर 44,400। उसके बाद अगला नाम दिया गया लास्ट मनोरंजन, ठीक है, एंटरटेनमेंट का जैसे आवक था वैसे उसका खर्चा दिया गया।
वो भी हमारा रेगुलर बेस पर हो रहा है, तो वो भी हमारा रेवेन्यू टाइप का ही बनेगा। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस मनोरंजन नो खर्चो 21,840। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने सारी की सारी ट्रायल बैलेंस की एंट्री थी हमने कर दी। आइए आपको क्लियर समझ में आई होगी। जो हमारा लायबिलिटी एसेट्स में जाना चाहिए, ठीक है, जो बैलेंस शीट में जाना चाहिए वो हमने बैलेंस शीट में लिखा है, जो हमारा यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए वो हमने यहाँ कर दिया। अब इसको एंड करना है, तो यहाँ पर अब हवाला बाकी रह गए, ठीक है। वधारा की माहिती में जो दिए गए एडजस्टमेंट उसको हमें सॉल्व करना है, जिसकी डबल एंट्री होगी, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक दिया पगार सैलरी का दिया, जिसमें चुकवा बाकी बताया आउटस्टैंडिंग, हमको इतना चुकाना बाकी आउटस्टैंडिंग है 7,200। तो सैलरी में क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है करंट ईयर का ही, ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं गया तो करंट ईयर के समझना। तो आउटस्टैंडिंग है, चुकवा बाकी वो आपको क्या करना है प्लस करना रहता है। तो यहाँ पर इस अमाउंट को क्या कर देंगे प्लस करके आउटसाइड कर लेते, क्योंकि और एडजस्टमेंट दिया नहीं गया। सेकंड एंट्री इसकी कहाँ होगी, बैलेंस शीट में होगी। और आउटस्टैंडिंग हमारा क्या होता है लायबिलिटी होता है, क्योंकि हमको चुकाना है, ठीक है, बाकी है पैसा इसलिए हमको चुकाना है, इसलिए हमारा एक तरह का क्या होगा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बन जाएगा। याद रखिए चुकवा बाकी पगार, थोड़ा शॉर्टकट लिखा आप लोग को समझ में आ गया होगा। एंट्री धीरे धीरे आपको करते करते याद हो जाएगी। अगला टॉपिक है सब्सक्रिप्शन, लवाजम का टॉपिक। दो दिया गया, ध्यान से समझिएगा। एक तो मड़वा बाकी, ठीक है, पैसा मिलना रिसीव होना बाकी है, और एक हमने एडवांस हमको मिल चुका है। तो दोनों एंट्री समझिएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया हुआ है कि यहाँ पर करंट ईयर की एंट्री करते, एडवांस का क्या करते, तो समझिएगा। पहले आउटस्टैंडिंग जो मिलना बाकी है करंट ईयर का, आउटस्टैंडिंग जो मड़वा बाकी है वो क्या करेंगे पहले प्लस करेंगे, जो अमाउंट दी गई है 12,000, और जो एडवांस हमको मिला है, एडवांस मिला मतलब अगाऊ का जो पैसा मिला वो नेक्स्ट ईयर का, आने वाले वर्ष का, तो इस साल क्या करेंगे उसको माइनस करेंगे। जो आने वाले वर्ष का मिला है इसके लिए उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, ये याद रखिएगा। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस किया, जो मड़वा बाकी हो प्लस, और हमको आने वाले नेक्स्ट ईयर का एडवांस जो हम लोग यहाँ पर मिला है वो उसको माइनस करेंगे, तब जाके करंट ईयर का टोटल अमाउंट हमारा आउटसाइड आ जाएगा, जो अमाउंट होगा 1,89,600। अब इसकी डबल एंट्री कहाँ पे होगी, तो ध्यान से समझिएगा। ये जो आउटस्टैंडिंग है ये बैलेंस शीट में ही जाएगा, लेकिन मड़वा बाकी है, ठीक है, रिसीव है, तो हमारा जब हमको मिलेगा तो हमारा क्या बनेगा एसेट्स बनेगा। ये हमको चुकाना है, पेड करना है, इसलिए लायबिलिटी है, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग हमारा क्या मिलना बाकी है, रिसीव होने वाला है, इसलिए ये हमारे इनकम बनेगा, आके जाके एसेट्स बनेगा। इसके लिए हमको कहाँ लिखना है एसेट साइड लिखना रहेगा, जो 12,000 का था। और बात करते हैं एडवांस की, ठीक है, जो एडवांस हमको मिला है वो हम अगेन उसको पेड कर देंगे, चुकाएंगे, तो ये हमारा वापस जाकर लायबिलिटी बन जाएगा। एडवांस का पैसा हम उसको वापस दे देंगे, जो नेक्स्ट मंथ में ही हम लोग प्लस करेंगे, इसलिए इस साल के लिए क्या होगा वो लायबिलिटी बन जाएगा, जो एडवांस में हमको पैसा मिला है। एडवांस में जो सब्सक्रिप्शन मिला, नाम फटाफट लिख रहा बट आप समझ पा रहे होंगे एंट्री कहाँ पे हो रही है, वो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। क्लियर हुआ ये टॉपिक। अगला टॉपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर अगला टॉपिक प्रवेश फी एंट्रेंस फीस हमने सॉल्व कर दिया, हाफ 50% कर दिया, 50% यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, 50% वहाँ पर हमने एंट्री कर दिया। उसके बाद रोकान इन्वेस्टमेंट का जो ब्याज है वापस अगेन मड़वा बाकी का टॉपिक है, आउटस्टैंडिंग हमको इतना रिसीव होना बाकी है 480 का। तो सबसे पहले तो क्या कीजिए इन्वेस्टमेंट में जाके प्लस कीजिए, जो भी चीज़ें वहाँ पर जाके आउटस्टैंडिंग हो एडवांस हो वहाँ पे पहली असर आपको देनी रहती है, पहली इफेक्ट वहाँ पर ही होगी। तो प्लस कर देंगे जो है इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट जो मिलना हमको बाकी है, यहाँ पे प्लस करके अमाउंट को क्या कर देते हैं आउटसाइड कर देते हैं 54,240। सेकेंड ये हमारे इनकम है, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर इनकम के अकाउंट के अंदर इनकम साइड आपको ऐड कर देना रहेगा, ऐड नहीं करना मतलब डायरेक्ट एंट्री करना है। जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ऑन इन्वेस्टमेंट वो एंट्री डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगी। रोकड़ पन्नू बाकी ब्याज 480 रुपया। अगला टॉपिक लास्ट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। अब फर्नीचर और हमारा जो साधन था उन दोनों पे डेप्रिसिएशन घसारो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि नया हमने खरीदा था साल के बीच में, तो उसका ध्यान से कैसे आएगा। पहले इस पर दिया गया स्पोर्ट्स वाले के साधन पे इक्विपमेंट पे 10% दिया, फर्नीचर पे 6% दिया। अब ध्यान से समझिएगा, तो इसके लिए मैं अलग से हो सके तो यहाँ समझा देता हूँ। तो डेप्रिसिएशन का अलग से हम कैलकुलेशन करके दिखा देंगे, ठीक है, एग्जाम में भी दिखिएगा तो हमको कंप्लीट मार्क मिलेंगे। तो बात करते हैं फर्स्ट हमारा था स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है उसके ऊपर बोला गया था 10%। तो फर्स्ट हमको क्या करना है, साल के स्टार्टिंग में जो था टोटल अमाउंट वो देख लीजिए। तो टोटल अमाउंट स्टार्टिंग में दिया 1,32,000, तो इसके ऊपर पूरे के पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 12 महीने के अकॉर्डिंग इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब हमने जो साल के बीच में खरीदा था सबसे मेन उसका कैसे निकालना, तो ध्यान से समझिएगा। तो पहले उसकी जो अमाउंट है वो राइट डाउन हम लोग कर लेते हैं। अब इसके अंदर 10% तो गिनेंगे हम, लेकिन कितने महीने का वो खास ध्यान रखना, क्योंकि पूरे साल का तो नहीं निकले, क्योंकि साल के हमने बीच में खरीदा है इसके लिए। तो यहाँ पर अगर देख रहे होंगे आपको तारीख दी गई, तो तारीख दी गई है
फर्स्ट दी गई है, जनवरी की तारीख दी गई है और साल हमारा एंडिंग हो रहा है मार्च में। याद रखिए कई बार दिसंबर में भी एंडिंग होता है, तो साल एंडिंग जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में हमने खरीदा है, जनवरी में खरीदा है 2023 में। अब हमारा एंडिंग हो रहा है हमारा मार्च में, तो यहाँ पर कितना महीने रहेगा, ओनली 3 महीने रहेगा। तो ओनली 3 महीने का ही डेप्रिसिएशन इस पर अप्लाई होगा। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन आपको निकालना है। 10% निकालेंगे, फिर इंटू में 3 डिवाइड में क्या करेंगे हम लोग 10 करेंगे, तो अमाउंट निकल के आएगी 3 महीने की 696 आएगी। तो टोटल हो जाएगा हमारा मार्केट टोटल हो जाएगा पूरे के पूरे अमाउंट के ऊपर ये हमारा इसका डेप्रिसिएशन बन जाएगा। इसी तरह फर्नीचर का भी निकाल देते, फिर हम लोग क्या करेंगे इफेक्ट दे देंगे। तो फर्नीचर पर 6% बोला गया था। इसी तरह पहले क्या कीजिए टोटल अमाउंट चेक कर लीजिए। टोटल अमाउंट के ऊपर तो पूरे साल का आएगा 28,800 का 6% कीजिएगा तो पूरे 12 के 12 महीने का हमारा डेप्रिसिएशन निकल के आ गया। अब बाकी जो हमने बीच में खरीदा है 12,000 का, और जैसे मैंने कहा तारीख दी गई होगी कि साल के बीच में खरीदा है, 6% तो जरूर गिनेंगे, लेकिन तारीख सबसे पहले आप नोटिस करना रहेगा। तो तारीख अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे दिया है 1 अक्टूबर दिया है। 1 अक्टूबर 2022 को हमने खरीदा है। तो हमारा ये हमारा मार्च में एंडिंग होता है, ठीक है। तो दिसंबर तक हमारे पास यहाँ पर 3 महीने हो गए और मार्च तक 3 हो गए। तो टोटल मिला के कितने हो रहे हैं 6 महीने हो रहे हैं। अब गिनिएगा 10, 11, 12, 1, 2, 3 टोटल मिला के 6 महीने का हमको यहाँ पर डेप्रिसिएशन गिनना है। 6% और 6 महीने का, तो 6% और 6 महीने का करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 360 अमाउंट मिलेगा। आई होप ये क्लियर होगा। 10वें महीने से गिनिएगा मार्च तक तो 6 महीने टोटल निकल के आएंगे। तो 12,000 का 6% और 6 मंथ का टोटल मान लेते हैं, जिससे टोटल अमाउंट के ऊपर इसका डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। अब दोनों अमाउंट का इफेक्ट क्या करना है ध्यान से समझिएगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है माइनस होता है, तो सबसे पहले उनकी अमाउंट में से डेप्रिसिएशन क्या कर लीजिए टोटल में से माइनस कर लीजिए। टोटल मार के लिख भी सकते हो, अगर नहीं लिखा है तो ऐसे भी माइनस कर लोगे ना तो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि हमारा आंसर वैसे भी परफेक्ट ही आएगा। तो यहाँ पर हमने दोनों का डेप्रिसिएशन लिख दिया। जो हमें क्या करना है माइनस करना है, तो फर्नीचर का माइनस करके आउटसाइड रकम निकालेंगे जो एग्जैक्ट होगी 38,712 हो जाएगी। और वहीं पर स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो उसका अमाउंट आएगा 1,45,944 आएगा। सेकेंड एंट्री जो डेप्रिसिएशन की कहाँ पर करना है, जैसे मैंने कहा प्रॉफिट लॉस की तरह ही उसको समझना है इनकम एक्सपेंडिचर को। तो डेप्रिसिएशन हमारा कहाँ पे आता है, हमारा एक्सपेंस की साइड इसकी एंट्री होती है। डेप्रिसिएशन की एंट्री हम एक्सपेंस खर्चे की साइड करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं फर्नीचर का जो निकला है वो, उसी तरह फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का है वो लिख देते हैं। तो दोनों का डेप्रिसिएशन राइट डाउन कर लेते हैं। फर्नीचर का 2,088 है, और वहाँ पे स्पोर्ट्स की बात करें उसकी इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन था 13,896। सेकेंड एंट्री डेप्रिसिएशन की कहाँ करनी है, एक्सपेंस साइड आपको कर लेनी। तो आप देख रहे होंगे सारे के सारे हमारे हवाले एडजस्टमेंट सॉल्व हो गए और अंदर कोई है नहीं एक्स्ट्रा कोई तारीख वाला, ठीक है। जैसे कई बार इन्वेस्टमेंट वाला टोकन वाला टॉपिक होता है, अंदर हमको तारीख दी गई तो आपको देखना पड़ता है कि कोई इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट बाकी तो नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा कहीं पे सम्स में हमको दिया गया नहीं है। तो यहाँ पर कंप्लीट सम्स हमारा सॉल्व हो चुका है। अंदर की एंट्री भी होगी, अंदर कोई और एडजस्टमेंट हवाला नहीं है, और यहाँ बाहर के हमने सॉल्व कर ली। तो अब इसको कंप्लीट कैसे करते हैं तो ध्यान से समझिएगा। तो टोटल करेंगे सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर, उपज खर्च खाते का। मोस्ट ऑफ इनकम साइड का ही टोटल क्या होता है ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले इनकम साइड का टोटल हम लोग कर लेते हैं। तो इनकम साइड का टोटल करेंगे तो आएगा 3,03,600। अब यहाँ पे जितने भी एक्सपेंडिचर है हम उसको क्या करेंगे टोटल कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर के टोटल को माइनस कर लेंगे तो हमारे बीच का जो डिफरेंस आएगा 1,42,416। अब इस साइड बचा मतलब इनकम हमारी ज़्यादा थी, ठीक। इनकम ज़्यादा कंप्लीट लिखना वरना इतना भी चलेगा। एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम क्या हो रही है ज़्यादा हो रही है, एक्सेस ऑफ इनकम उपज नो वधारो, ऐसा करके लिखेंगे जिसको एक तरह से हम नफो प्रॉफिट मानते हैं। अब इसको क्या करना आगे कैरी फॉरवर्ड ले जाएंगे, बैलेंस शीट पाकू सूर्य में ले जाएंगे। जो मैंने कहा कहाँ पर प्लस करना है आपको, कैपिटल फंड मूडी भंडोल में आपको प्लस करना रहेगा। प्रॉफिट है तो प्लस करना है, लॉस हुआ तो माइनस करना। मतलब इनकम अगर ज़्यादा होगी तो आपको प्लस करना है, अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ तो माइनस करना है। इतना सिंपल सा बेसिक है जो अपने वार्षिक हिसाब में करते हैं, बिल्कुल वैसे की वैसे ही करना है। उपज का जो वधारा हुआ है वो, तो 1,42,416 यहाँ पर प्लस कर लेंगे। अब ग्रांड टोटल बाहर निकालेंगे, हमारा कैपिटल फंड का आखिर बैलेंस मिलेगा, हमको क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। सारे की सारी वैल्यू प्लस कीजिए तो हमारे पास आएगा 5,08,176। और यहाँ पर सारी एंट्री हमने आउटसाइड कर दी है, एक एंट्री बाकी रहेगी तो ये प्लस माइनस करके हम आउटसाइड कर लेते हैं। एक बार लास्ट में देख लेना कोई एंट्री अंदर तो नहीं रह गई। अब दोनों साइड का क्या करेंगे हम लोग टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लायबिलिटी साइड का टोटल कर रहेंगे तो 5,98,896 मिलेगा। वही टोटल हमको कहाँ मिलेगा, एसेट्स की साइड भी मिलेगा। और दोनों साइड का टोटल इक्वल होगा तो समझ जाना हमारा सम्स क्या हुआ, परफेक्ट राइट हो चुका है।
आई होप ये समझ में आएगा, थोड़ा बहुत स्पीड में कहीं समझाया हो तो क्लियर जरूर कीजिएगा। और इसके जैसा सेम टू सेम आपको इल्यूस्ट्रेशन एग्जांपल बता दो बुक के, जो बुक के आप सॉल्व करोगे ना तो 6, 7, 8 3 सम्स दिए गए। इसी तरह हमको ट्रायल बैलेंस काचू सर्व्यू दिया गया, उसके बेस पर यही हमें अकाउंट क्रिएट करने हैं जिससे और अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। और आने वाले वीडियो में अलग अलग तरह के सारे सम्स और सॉल्व करेंगे, इसलिए आने वाले वीडियो भी जरूर देखिएगा। बोलना चाहूँगा इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एग्जाम रिलेटेड जो छोटी मोटी अपडेट आती है वो सारी वहाँ अपडेट की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।